नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना आज एक टॉपिक के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अथवा सूक्ष्म जीव से होता है उसको रिकेट्शिया कहते हैं। आमतौर पे 10-12 किस्म के रिकेट्शिया होते हैं, 10-12 किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन बीमारी होती है वो स्क्रब टाइफस होती है। कारण ये हुआ कि WHO का प्रमाणिक आंकड़ा कहता है और भारत सरकार का कि प्रति वर्ष स्क्रब टाइफस से तकरीबन 15 लाख लोग प्रभावित होते हैं। खासतौर पे गांव और देहात के क्षेत्र की बीमारी है, हालांकि अर्बन एरिया में भी होती है क्योंकि अब दोनों में ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है। पहले के ज़माने चले गए जब एक बैलगाड़ी में 20 लोग लद के शहर एक दिन जाया करते थे। अब वो दुनिया नहीं रही, अब दुनिया ग्लोबल हो गई है, आपस में कनेक्टेड है, तो शहरों में भी होती है। 15 लाख तो WHO का आंकड़ा है। स्क्रब टाइफस बीमारी की जो जांच होती है व्हील फेलिक्स रिएक्शन, जो बहुत पुरानी है, 1916 में इसकी खोज हुई थी, वो अब होती नहीं और इतनी प्रमाणिक भी नहीं है। जो जांच होती है वो महंगी होती है, सब जगह उपलब्ध नहीं होती, गांव देहात में तो बिल्कुल ही नहीं होती, तो ज़्यादातर लोग जांच कराते नहीं, तो आंकड़ा 15 लाख तक पहुंचता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, हो सकता गलत हो, कि 50 लाख से 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इससे प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। जो सीजन गुजर गया पिछले 3-4 महीने का, खासतौर पे उस सीजन की ये बीमारी है, या जब फसल कटती है उस सीजन की ये बीमारी है। अब इस बीमारी को समझने के लिए हमको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। एक शब्द आता है जूनोसिस। जूनोसिस ऐसी बीमारियों को कहते हैं जिनके मानव तक पहुंचने के लिए किसी ऐसे जानवर की जरूरत होती है जिसके रीढ़ की हड्डी हो। तो रिकेट्शिया या स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों को फैलने के लिए कुत्ते, चूहे, गिलहरी, बिल्ली, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो रिकेट्शिया या स्क्रब टाइफस जूनोसिस है। दूसरा हमको शब्द समझने पड़ेंगे टिक्स, माइट्स और फिली। ये क्या है? ये कीड़े मकोड़ों का एक संघ है, एर्थ्रोपोड, जिसमें मक्खी, मच्छर, मकड़ी इत्यादि, कॉकरोच, ये सभी आते हैं। तो उनका एक संघ है जिसके 3 ये कीड़े मकोड़े आप समझ लीजिए हैं, जिसमें टिक और माइट मकड़ी से काफी कुछ हद तक संबंधित होते हैं। फिली उनसे संबंधित नहीं होता। ये एक बिना पंखों का एक किस्म का आप समझ लें कीड़ा होता है जो उड़ नहीं सकता। अगर हम लोग बात करें स्क्रब टाइफस की, तो स्क्रब टाइफस जिस कीड़े से फैलता है उसको माइट कहते हैं। मैं आप लोगों को माइट की फोटो दिखाना चाहता हूं। ये एक्चुअल मैंने एक पेशेंट के से ली है और ये देखें आप ध्यान से, उस पेशेंट के नाखून पर ये बैठा हुआ है। कितना छोटा साइज है। मेडिकल लिटरेचर कहता है कि सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ये 0.05 सेंटीमीटर का हो सकता है और अधिकतम साइज 2.5। अब इतना बड़ा करके नाखून दिखाया गया है तब ये हमको नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये माइट कितनी छोटी होती है जिससे स्क्रब टाइफस फैलता है। ऐसे ही दोस्तों फिली होती हैं और ऐसे ही टिक्स होते हैं। अब अगर हम लोग रिकेट्शिया की बात करें तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, वायरस होते हैं, विषाणु, इसके अतिरिक्त फंगस होते हैं जिसको हम फफूंद कहते हैं। ऐसे ही रिकेट्शिया एक किस्म के जीवाणु यानी बैक्टीरिया का ग्रुप है। अब दोनों में क्या अंतर है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि 8-10 किस्म के रिकेट्शिया होते हैं जो 8-10 किस्म की बीमारी फैलाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है उसका नाम है स्क्रब टाइफस, जिसका हम आज जिक्र करने जा रहे हैं। अगले 2-2.5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसको समझने के लिए साथियों। रिकेट्शिया शूशु गैमुशी नाम का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्क्रब टाइफस को, जिसको कहते हैं मुख्य कारक होता है। मतलब हमसे अगर कोई पूछे कि मुझे स्क्रब टाइफस किससे हुआ, तो मैं कहूंगा रिकेट्शिया शूशु गैमुशी से हुआ। अब ये रिकेट्शिया शूशु गैमुशी हम तक पहुंचा कैसे? होता यह है कि रिकेट्शिया शूशु गैमुशी नाम का ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सवार होता है माइट पर, और ये माइट जो मैंने आपको दिखाया वो तकरीबन इतनी बड़ी होती है, और ये माइट जो है ये चिपक जाती है चूहे के शरीर पर। अब मान लीजिए फसल का मौसम है, बहुत सारे चूहे हुए और ये माइट चूहों पे वहां पर खेत में चारों तरफ और गांव में फैल के चूहों के साथ आ गई और चूहे का ये खून चूस रही है। जब चूहा हमारे संपर्क में आया तो कुछ माइट हमारे कपड़ों पर, चद्दर पर, घर पर गिर गई
और इन माइट ने हमारा खून चूसा, और इस माइट के अंदर है रिकेट्शिया शुशु गैमुशी, जो हमारे शरीर के अंदर चला गया, हमको स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी हो गई। तो बीमारी होती किससे है? रिकेट्शिया शुशु गैमुशी से। ये सवार किस पे होता है? सवार होता है चूहे पे। चूहा आता है हमारे पास, फिर वहां से ये माइट हमारे पास आ जाती है, हमारा खून चूसती है, हमारे अंदर रिकेट्शिया शुशु गैमुशी का प्रवेश हो जाता है और हमको स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी हो जाती है। आमतौर पर जब ये हमारा खून चूसता है ये माइट, तो उसके 10 से 12 दिन के अंदर हमारे अंदर लक्षण आ सकते हैं। हालांकि एक आंकड़ा कहता है कि न्यूनतम 6 और अधिकतम 21 दिनों के अंदर हमारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं अगर हमको स्क्रब टाइफस होना है। लक्षण बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे के सारे लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया और जो एक अनजान वायरस इस साल था, डॉक्टर्स का कहना है, उससे मिलते जुलते हैं। अचानक से रोगी को बुखार होता है, तेज ठंड के साथ बुखार होता है। इसके अतिरिक्त उसके जोड़ों में, सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है मरीज को, और 5वें दिन शरीर में लाल रंग के दाने आ जाते हैं। डेंगू बुखार में भी आमतौर पर ये दाने आते हैं 6-7वें दिन। तो फिर डेंगू के जैसा हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डेंगू की जांच कराते हैं। अगर स्क्रब टाइफस है तो स्क्रब टाइफस नेगेटिव निकलता है, स्क्रब टाइफस में कुछ भी नहीं आता, तो सॉरी की जांच में कुछ भी, क्योंकि स्क्रब टाइफस जांच हमने कराई नहीं, हमने केवल डेंगू की जांच कराई, डेंगू में कुछ भी नहीं आया। अब अगर हम लोग स्क्रब टाइफस की जांच की बात करें तो स्क्रब टाइफस की जांच एक व्हील फेलिक्स रिएक्शन होती है, जिसकी खोज 1916 में ही कर ली गई थी, लेकिन इसका अब बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं रह गई है। और जिस जांच की प्रामाणिकता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस ऐसे, वो जांच महंगी होती है, सब जगह उपलब्ध भी नहीं होती। तो एक तरीके से ये अनडायग्नोज्ड रह जाता है स्क्रब टाइफस की पर्सन को स्क्रब टाइफस हुआ भी है कि नहीं। तो लक्षण तो आपको बता दिए। जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब ये माइट काटती है, और ये आम लोगों को भी बताना चाहूंगा, ये एक्चुअल पिक्चर है जो पेशेंट के शरीर से ली गई हैं, तो काटते वक्त ऐसा चिन्ह छोड़ देती है। याद रखिए, ये बहुत एनलार्ज करके लिया गया है, तभी ये आपको समझ में आ रहा है। अथवा ऐसा चिन्ह छोड़ देती है जहां पर ये माइट काटती है, बहुत छोटा सा होता है, और इसके ऊपर एक काले रंग का खुरंट जैसा बन जाता है, इसको हम लोग एस्चार कहते हैं। तो जो हमारे मेडिकल के साथी हैं, जब भी इस तरीके के लक्षण के पेशेंट देखें तो पूरे बॉडी का अच्छे से एग्जामिन करके देखें कि उसमें माइट के बाइट का ये एस्चार यानी खुरंट तो उपलब्ध नहीं है। अगर है तो आशा है, आशंका है कि इसको स्क्रब टाइफस होगा, बशर्ते डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि की जांच नेगेटिव आती है। एक और बात जो मैं अपने मेडिकल साथियों को बताना चाहूंगा, अंडर ग्रेजुएट को, कि इस बीमारी में डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा पूरे शरीर में छोटी छोटी गिल्टियां हो जाती हैं, जिसको मेडिकल की भाषा में जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। तो इस प्रकार ये बीमारी के जो लक्षण हैं वो अलग हो जाते हैं। खून की जांच कराएंगे, खून की जांच जैसा कि मैंने बताया सब जगह अवेलेबल नहीं होती, और है तो बहुत महंगी होती है। तो बेसिकली इसका इलाज पे हम लोग आ जाते हैं। तो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए इसके जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स होती हैं, जो डोज वगैरह हैं वो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप किताबों में पढ़ेंगे, पब्लिक फोरम पे उसका जिक्र करना उचित नहीं है। और आप लोग भी कृपया स्वयं से डायग्नोज करके इस तरीके का कोई करतब ना करें, क्योंकि हर दवा के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आता है प्रिवेंशन। क्योंकि ये बीमारी चूहों से होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, तो अगर हम चूहों को कंट्रोल कर सकते हैं, अब चूहों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? चूहों को क्या पसंद है? अनाज इधर उधर बिखरा हो, खेत में छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे पड़े हुए हों, तो वहां चूहे आएंगे, अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो ऐसी जगहों को हटा दीजिए, तो निश्चित रूप से वहां पर चूहे नहीं आएंगे। इसके अलावा ऐसी जगहों पे इन सब चीजों को हटाना अगर संभव नहीं है, तो लिंडेन या क्लोरडेन नाम के केमिकल्स आते हैं, जो कृषि के जहां पर सामान मिलते हैं, इंसेक्टिसाइड, उनका छिड़काव कर दिया जाता है, तो ये चूहे वगैरह मर जाते हैं। फिर अगर हम लोग ब्लैंकेट की बात करें, मान लीजिए किसी को घर में हो गया है, तो अब बड़ा आशंका है कि कंबल वगैरह में होगा, तो बेंजोएट नाम का एक केमिकल होता है, उसमें बाल्टी में थोड़ा सा डालकर पानी में भिगो देते हैं, फिर धूप में कपड़ों को सुखा लेते हैं। इसके अलावा माइट रेपेलेंट आते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे एंडेमिक एरिया में रहते हैं जहां पर इसके होने की आशंका होती है, तो माइट रेपेलेंट आते हैं, जिसका नाम होता है डाईएथाइल टालुआमाइड। इसके स्प्रे आते हैं, इसकी क्रीम आती हैं, इसके एरोसॉल आते हैं, और जो कॉमन नाम इसका सबसे है, जो मार्केट में मिलता है, रिपेल नाम से, डेटामाइड नाम से और ओटेन नाम से।
तो ये माइट को भगाने के लिए, लेकिन ये निश्चित रूप से उन इलाकों के लिए हैं जहां पर चूहों का प्रकोप बहुत ज्यादा है और चूहे किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे और लोगों को ये बीमारी हो रही है। तो साथियों, आज हम लोगों ने जाना एक इंटरेस्टिंग बीमारी के विषय में जिसके लक्षण काफी कुछ डेंगू या चिकनगुनिया से मिलते हैं और अपने देश में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे उत्तर प्रदेश के देहात वाले इलाकों में बहुत कॉमन है। जांच के लिए इसके कोई खास ऐसी सुविधा नहीं है और अच्छी खासी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। इलाज बहुत सरल है, इसका अगर इलाज ना भी किया जाए तो 3 हफ्ते बाद बुखार अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन 3 हफ्ते बहुत होते हैं कष्ट के। तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं, वो इनका अध्ययन करें, इनको पढ़ें, किस डोज में दी जाती हैं, कितने दिन दी जाती हैं, कब दी जानी चाहिए, कब नहीं दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए, किसको नहीं दी जानी चाहिए। तो आशा करता हूं ये स्क्रब टाइफस यानी रिकेट्शियल ग्रुप का टॉपिक, रिकेट्शियल ग्रुप में और तमाम सारी बीमारी होती हैं, जैसे एक एपिडेमिक टाइफस होता है, एक वक्त इतनी विभीषिका मचाता था कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करता था। हालांकि 1918-19 के बाद इसकी एपिडेमिक नहीं देखी गई। फिर म्यूरिन टाइफस आता है, फिर इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, जैसे इंडियन टिक टाइफस फीवर आता है, एक रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर आता है, एक क्यू फीवर आता है। इसके अतिरिक्त एक दो बुखार और होते हैं इसके, जैसे कि ट्रेंच फीवर हो गया, जैसे कि रिकेट्शियल पॉक्स हो गया। रिकेट्शियल पॉक्स के लक्षण काफी कुछ चिकन पॉक्स से मिलते हैं। तो इनमें से ज्यादातर उतने कॉमन नहीं होते। कॉमन बेसिकली होता है स्क्रब टाइफस, कॉमन बेसिकली थोड़ा सा होता है क्यू फीवर, कॉमन जो थोड़ा सा होता है वो होता है म्यूरिन टाइफस। तो क्यू फीवर और म्यूरिन टाइफस के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे साथियों। और आज मैंने आपको रिकेट्शियल ग्रुप के बारे में बताया, तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स कृपया किसी अच्छी पुस्तक, हैरिसन, डेविडसन या कोई भी पुस्तक आप पढ़ते हो उनसे इसको पढ़ें, इसके विषय में जानें। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें।